Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval Indian history and in this segment we are here into early medieval phase, and in the early medieval phase we are doing study of South India, and this is our last video regarding द साउथ इंडियन हिस्ट्री इन द अर्ली मेडिएवल फेज। और यहां हम क्या करेंगे कि यहां हम चोलों को पढ़ रहे हैं, इंपीरियल चोलों को, और उस पे आप देखेंगे कि इंपीरियल चोलों में आज हमारा ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपीरियल चोलों के स्कल्पचर यानी मूर्ति कला को, और यू में से आइडल आर्ट ऑल्सो, आइडल आर्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो से शुरू किया इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट, और उसमें मैंने बताया था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने मंदिर यानी टेंपल आर्किटेक्चर या मंदिर स्थापत्य या वास्तुकला की बात हमने की थी, और उसी सेगमेंट में आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले सेगमेंट में जो दूसरा सेगमेंट था वो था स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, जिसे हम आज देखेंगे, और इसी के साथ हमारा इंपीरियल चोलों का जो टॉपिक है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हमने यह आपको बताया था कि मेडिएवल हिस्ट्री को अर्ली और लेटर में हमने बांट दिया। अर्ली को भी हमने तीन फेजेज में बांटा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड मुस्लिम इन्वेजन। नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, और मुस्लिम इन्वेजन जो इधर से होगा आगे हम देखेंगे। मुस्लिम इन्वेजन में हम सबसे पहले अरबों का इन्वेजन, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी और गोरी का इन्वेजन, और गोरी के इन्वेजन के बाद हम लेटर मेडिएवल फेज में आ जाएंगे, और वहां हम पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुगलों को देखेंगे। इसी तरह से हमारे पढ़ाई का जो है तरीका होना चाहिए, और बार बार मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं। जब हमने शुरू किया था अर्ली मेडिएवल फेज को, और अर्ली मेडिएवल फेज है क्या ये भी मैंने बताया था कि अर्ली मेडिएवल फेज जो है वो है हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत से। हर्षवर्धन का शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में, और वहां से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक का जो समय है वो अर्ली मेडिएवल फेज है, यानी पूर्व मध्यकालीन वो काल है, पूर्व मध्यकाल है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल है। तो यहां पर हमने नॉर्थ इंडिया में सब कुछ देख लिया था। हर्षवर्धन के बाद कई राजपूत डायनेस्टी को देखे थे, उनके बीच संघर्षों को देखा था। कश्मीर में हमने कई डायनेस्टी देखे थे, जैसे लोहार वंश और भी डायनेस्टीज देखे थे। उसके बाद हमने यहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी को भी पढ़ा था, नॉर्थ इंडिया को पूरा खत्म किया था। फिर हम साउथ इंडिया में आए थे, और साउथ इंडिया में हमने यहां पर बहुत सारे साउथ इंडिया के डायनेस्टीज को देखा था। जैसे हमने संगम एज को देखा था, यहाँ पे संगम एज में आपने यहाँ पे केरल यानी मालाबार कोस्ट पे आपने देखा था चेरों को, फिर यहाँ नीचे तमिलनाडु वाले पार्ट में आपने देखा था पांड्यों को, यहाँ पर आपने पांड्यों को देख लिया था। और यहीं पे पहले जो थे संगम एज में, यानी कि दक्षिण भारत का जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे वहां हमने अर्ली चोलों को देखा था। देखिए, ये जो चोल है ये इंपीरियल चोल है, बार बार मैं बता रहा हूं। जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, वहां हमने संगम काल में एक और चोल को पढ़ा था जिसे हम अर्ली चोल कहते हैं। ठीक है, ये लेटर चोल कहें इनको इंपीरियल चोल कहें या इनको मध्यकालीन चोल कहें। तो उस समय एक चोल यहां पर थे, लेकिन वो सिर्फ कावेरी तक ही सीमित थे, ये कावेरी नदी के तक ही सीमित थे। यहाँ पे कावेरी है, यहीं तक सीमित थे। लेकिन ये जो चोल हैं जो कि मध्यकालीन पीरियड में आते हैं और जिनका टाइम पीरियड 850 टू 1279 एडी है, इनको इंपीरियल चोला या लेटर चोल या मध्यकालीन चोल कहा गया। तो इन्हें इंपीरियल इसलिए कहा गया कि जो अर्ली चोल थे, जो संगम एज में थे, वो जो थे वो सिर्फ उनका कावेरी के आसपास ही वो सीमित थे। लेकिन ये जो चोल हैं इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस था। ये श्रीलंका में यहां पर थे, ये मालदीव्स में थे, ये म्यांमार में थे, ये कंबोडिया में थे, ये कडारम यहां पे है वहां पे थे, ये इंडोनेशियन आइलैंड जावा और सुमात्रा में थे। तो इस तरह से इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस था। चीन के साथ भी इनका अच्छा खासा व्यापार था, तो इसलिए इनको इंपीरियल चोल कहा गया क्योंकि इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस था, इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस यानी अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था। तो ये सब हमने सारा देख लिया था। और उसके बाद हमने संगम एज को पढ़ने के बाद जहां हमने चेर, पांडे और चोलों को पढ़ा था दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, और वहीं पे हमने अर्ली चोलों को पढ़ा था संगम एज में। उसके बाद
हमने वकाटको को पढ़ा, वकाटको के बाद हमने पढ़ा चालुक्य वातापी को। यहाँ पे पहले वकाटक को पढ़ा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, फिर हमने यहीं पे आप थोड़ा कर्नाटका वाला क्षेत्र ले लें तो यहाँ पर हमने चालुक्य वातापी को पढ़ा था। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, देखिए ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ सातवाहन है। ठीक है, सातवाहन है पोस्ट मौर्यन पीरियड में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। फिर यहीं पे पहले यहाँ सातवाहन है, फिर यहीं पे आ जाते हैं वकाटका, इसको हमने पढ़ लिया था दक्षिण भारत के इतिहास में। फिर V स्टैंड्स फॉर वकाटका, S स्टैंड्स फॉर सातवाहन। फिर हमने CV यानी चालुक्य वातापी आ गए थे, थोड़ा कर्नाटक का भी क्षेत्र आ गया था क्योंकि वातापी या मॉडर्न बादामी कर्नाटक में आता है। ठीक है, तो चालुक्य वातापी को हमने चालुक्य वातापियों को रिप्लेस किया था राष्ट्रकूटों ने, R स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटा, और फिर राष्ट्रकूटों को चालुक्य कल्याणी ने रिप्लेस किया था। सब यहीं पे थे, सब इसी जगह पे थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था बहुत डिटेल में। और जिस समय यहाँ पे चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा है, उसी समय यहाँ पे पल्लव है। ठीक है, पल्लव है। तो और जिस समय यहाँ पे चालुक्य कल्याणी है, वहां पे ये इंपीरियल चोल है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि ये जो पल्लव थे ये सामंत थे किसके, सॉरी ये जो चोल थे ये पल्लवों के ही सामंत थे। ये जो इंपीरियल चोल है, ये मैं बार बार बताते रहता हूं, यहां पे मैं जरा ठीक से लिख दूं। तो ये जो इंपीरियल चोल है यानी लेटर चोल या मध्यकालीन चोल, ये पल्लवों के ही सामंत थे, यहाँ फ्यूडेटरी थे। ठीक है, और इन्हीं को रिप्लेस करके ये आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पल्लवों का स्थान ले लेते हैं। जिस समय यहाँ पे पल्लव है वहां तो इनकी पैरेलल शक्ति चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा है, और जिस समय पे इंपीरियल चोल है यहाँ पे चालुक्य कल्याणी है। तो हमने पल्लवों तक पूरा स्टडी कर लिया था। ठीक है, पल्लवों तक पूरा स्टडी कर लिया था। ये राष्ट्रकूटा लिख रहा है, चालुक्य कल्याणी। तो चालुक्य कल्याणी और चोल जो पैरेलल शक्तियां थी, चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा पल्लवों की पैरेलल शक्ति थी। ठीक है, तो हमने ये बता दिया था कि 850 AD में विजयालय है जो कि पल्लवों का सामंत है, और वही जो है क्या करता है कि यहां पे चोल डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है, और बाद में आदित्य प्रथम आता है जो अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर ये पूरे पल्लव साम्राज्य को मिला लेता है यहाँ पे। और ये पल्लवों की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, अब ये पल्लव यहाँ से हट जाएंगे और ये चोल आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे अब चोल आ जाएंगे जिन्हें हम इंपीरियल, ये कहानी थी। तो सारा हमने देख लिया था डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ इंडिया में हमने पल्लवों तक पढ़ा था, और साउथ नॉर्थ इंडिया खत्म क्या ही था। यहीं पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देखा था हमने, गुर्जर प्रतिहारों का, पालों का, और ये राष्ट्रकूटा एक दक्षिण शक्ति थी, दक्षिण की शक्ति थी। तो कन्नौज के लिए हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, या हमने कहा था कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष, ये सब देख लिया था। तो साउथ इंडिया वाले पार्ट में हम अब चोल में थे, और चोल पे हम कई वीडियो कर लिए, और आज हमारा ये आखिरी वीडियो, और यहां आज खत्म होने के बाद हम मुस्लिम इन्वेजन में चले जाएंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेंपल आर्किटेक्चर को पढ़ा था बहुत डिटेल में, जहां हमने बृहदेश्वर टेंपल के बारे में पढ़ा था, द्रविड़ स्टाइल में कैसे टेंपल बनते थे, नागर शैली और बेसर शैली के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी थी आपको। आज हम मूर्ति कला की बात कर रहे हैं, और जब मूर्ति कला की बात कर रहे हैं तो देखिए उस समय मूर्ति कला जो था, अगर देखें तो मेटल की मूर्तियां बनती थी। तो नटराज, पार्वती, स्कंद, बहुत सारी मूर्तियां बनती थी। ठीक है ना, तो बहुत सारी मूर्तियां बनती थी मेटल की, धातु की, लेकिन नटराज की मूर्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। ये ब्रॉन्ज की थी, कांस्य की थी मूर्ति होती थी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नटराज पे, मेन हमारा फोकस नटराज पे ही। मूर्तियां तो बहुत बनी, बस थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि ये जो आइडल आर्ट था, इसको स्कल्पचर कहें, मूर्ति कला कहें, मेटल का यहां मैंने लिख दिया है कि मेटल के थे। और डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस, तो नॉर्थ इंडिया में इस तरफ, जो नॉर्थ इंडिया में मेटल के जो मूर्तियां या आइडल बनते थे वो हॉलो यानी खोखले होते थे, लेकिन साउथ इंडिया में ये सॉलिड होते थे। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको समझना चाहिए। तो ये बस एक बड़ी बात है जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नटराज की मूर्ति की। वैसे तो नटराज की मूर्ति जब चालुक्य थे, इधर देखिए यहां भी चालुक्य वातापी है, यहां चालुक्य कल्याणी है, इस जगह पे चालुक्य थे, तो चालुक्यों के समय भी नटराज की मूर्ति बनती थी। लेकिन नटराज की मूर्ति, ये जो मूर्ति कला जो है नटराज की,
तो ये जो अपने नटराज की मूर्ति जो बनी अपने चरम पे थी, कब? ये चोलों के पीरियड में, इंपीरियल चोल जब आ गए थे इस क्षेत्र में, ठीक है, तो उस समय ये अपने चरम पे थी। तो नटराज की मूर्ति है क्या भाई? तो एक तरह का शिव का एक स्वरूप है, हम अभी देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये मैंने तस्वीर बना दिया है, वैसे तो ये ब्रॉन्ज का है यानी कांसे का है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि तस्वीर के से पिक्चर के थ्रू मैं समझाऊं, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया पिक्चर मेरे से बनेगा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बना के समझाया जाए। तो देखिए यही नटराज की मूर्ति थी, ठीक है, उस समय बनती थी। तो नटराज की मूर्ति में क्या क्या था और इसका क्या महत्व है, तो बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे कि किस चीज इसमें कौन सा पार्ट जो है किस बात को सिंबलाइज कर रहा है। तो नटराज की मूर्ति में हम देखेंगे। देखिए नटराज शिव का है, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है नटराज, इंग्लिश में कहेंगे तो लॉर्ड ऑफ डांस, ठीक है। ये क्या है? आनंद तांडव है या डांस ऑफ ब्लिस आप इसको कह सकते हैं। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, डांस ऑफ ब्लिस किसका है? शिव का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब तक आपने, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, आप समझिए जब भी हम शिव तांडव की बात करते हैं तो आप हमेशा यही सुनते होंगे ज्यादातर लोगों से कि क्रोध में आकर शिव ने तांडव डांस किया, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव का तांडव दो तरह का है, एक आनंद तांडव है, डांस ऑफ ब्लिस इसको कहते हैं, ठीक है, और दूसरा एक एंगर वाला तांडव है जो क्रुद्ध रूप उनका है। तो ये जो नटराज की मूर्ति है ये आनंद तांडव को सिंबलाइज करती है। तो अगर आपसे एग्जाम में देखिए यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि जो नटराज की मूर्ति है वो किस बात को सिंबलाइज करती है, और ऑप्शन में रहे आनंद तांडव, ठीक है, तो आप आनंद तांडव को आंसर करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये तांडव है शिव का, लेकिन ये डांस ऑफ ब्लिस इसको कहा गया, आनंद तांडव, ठीक है। नटराज इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड ऑफ डांस, ठीक है। अब देखिए ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है ब्रॉन्ज यानी कांसे की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, मेटल में ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। तो यहां से एक सवाल बनेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बन सकता है किस चीज की बनी हुई भाई, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और किस तरह का है ये, तो आनंद तांडव है, तो ये इस पार्ट को आप देख लेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि देखिए जो मूर्ति है, सबसे बड़ी बात, अब हम देखते हैं, देखिए चार हाथ दिखाई दे रहे हैं शिव जी के। यहां पर एक, यहां पर मैंने ULH लिखा हुआ है यानी अपर लेफ्ट हैंड, ये जो है लोअर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये जो है यहां पर लोअर राइट हैंड, और ये जो है लोअर अपर राइट हैंड। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर एक बौने के ऊपर, यहां पर मैंने एक बौना बनाया हुआ है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, एक बौने के ऊपर शिव जी डांस कर रहे हैं, ठीक है, एक पैर इनका बौने के ऊपर है, इसको ड्वार्फ या बौना कहा गया, और इसको माना गया कि ये बौना जो है अज्ञानता व अहंकार को सिंबलाइज कर रहा है, इग्नोरेंस एंड एविल। हर जगह से सवाल बन सकता है कि ये जो बौना है ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज का प्रतीक है, यहां लिख दिया है अज्ञानता व अहंकार या इग्नोरेंस और एविल आप कह सकते हैं, इग्नोरेंस एंड एविल अंग्रेजी में कह सकते हैं। चलिए यहां तक हमने देख लिया, ऊपर देखते हैं, ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहां पर अपर लेफ्ट हैंड, अपर लेफ्ट हैंड में ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आग है, शाश्वत अग्नि, इटर्नल फायर या इटर्नल फ्लेम, मतलब कि ये कभी नहीं बुझेगा। शाश्वत अग्नि का मतलब ना बुझने वाला अग्नि, शाश्वत अग्नि ना बुझने वाला, सतत जलते रहने वाला, इसको आप फायर कहें या फ्लेम कहें, कुछ भी कहें। तो इनके अपर लेफ्ट हैंड में क्या है? फायर है। पूछा जा सकता है कि नटराज की मूर्ति में जो ऊपरी बायां हाथ है या अपर लेफ्ट हैंड है उसमें क्या है भाई? तो शाश्वत अग्नि है, और ये जो है सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश को, ठीक है। यहां पर आगे अब देखिए, यहां पर अगर ये अपर लेफ्ट हैंड है तो यहीं पे आ जाते हैं लोअर लेफ्ट हैंड। ये लोअर लेफ्ट हैंड देखिए, ये शिव जी का घुटना ऊपर की तरफ उठा हुआ है एक पैर, और ये इशारा कर रहा है। अगर आप मूर्ति को देखेंगे नेट पे मिल जाएगा, या मैं भी लगा दूंगा, यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, आपको एक बार दिखा दूंगा, तो आपको लगेगा कि इशारा कर रहे हैं इस घुटने की तरफ। तो ये लोअर लेफ्ट हैंड जो है ये मोक्ष मार्ग को दर्शाता है, यानी सिंबलाइज करता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो पाथ ऑफ साल्वेशन। सवाल बनेगा यहां से, बिल्कुल सवाल बनेगा, ठीक है। तो एक बात ये हो गई।
अब आ जाते हैं लोअर राइट हैंड। लोअर राइट हैंड यहां पे है, देखिए लोअर राइट हैंड। अब देखिए ये जो ब्लैक वाला पार्ट, ये हाथ मैंने बनाया हुआ है, बहुत क्लियर नहीं बना है, यानी इस तरह ये हाथ रखे हुए हैं लोअर लेफ्ट हैंड को। अब ये क्या है, इसको कहा जाता है अभय मुद्रा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो लोअर लेफ्ट हैंड में है शिव जी का, जो नटराज की मूर्ति है, उसमें लोअर लेफ्ट हैंड निचला, लोअर लेफ्ट हैंड निचला नहीं, लोअर राइट हैंड, सॉरी लोअर राइट हैंड, लोअर लेफ्ट हैंड हम देख चुके, ठीक है, पाथ ऑफ सैल्वेशन। तो पूछा जा सकता है कि लोअर राइट हैंड जो है, यानी निचला दाहिना हाथ, दायां हाथ, वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, तो अभय मुद्रा, ठीक है। और अभय मुद्रा होता क्या, अभय, भय से, अभय का मतलब जो भय रहित हो, अभय। तो ये अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को कह रहे हैं कि भय मुक्ति की का संदेश देते हैं, भाई निर्भय रहो, आशीर्वाद देते हैं। ये अभय मुद्रा आशीर्वाद का प्रतीक है। देखिए यहां एक तो आशीर्वाद वहां लिखा हुआ है, ब्लेसिंग्स, और भय मुक्ति। तो अभय मुद्रा ये जो होता है अभय मुद्रा होता है। ध्यान रखिएगा कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। ये हाथ जो है कौन सा, लोअर राइट हैंड, निचला दाया हाथ अभय मुद्रा में है। और अभय मुद्रा किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो भय से मुक्ति और आशीर्वाद। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अब आगे आइए, यहां पर देखिए ये जो अपर राइट हैंड है, देखिए URH यानी कि अपर राइट हैंड। अब अपर राइट हैंड में क्या है, देखिए एक डमरू है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है डमरू, या इसको ड्रम कहें। अपर राइट हैंड में क्या है, डमरू है। ऊपरी दाएं हाथ या दाहिने हाथ में क्या है, और ये सिंबलाइज करता है क्रिएशन, सृजन। कहते हैं कि डमरू की ध्वनि से क्रिएशन होता है, सृजन होता है। तो एक तरह से सिंबलाइज करता है। तो ये अगर पूछा जाए, जब कई बार मिलाने के लिए दे देगा, सुमेलित करने के लिए। अपर राइट हैंड में जो डमरू है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, लोअर जो राइट हैंड है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, और आगे दे देगा कि इधर दे देगा सृजन, एक तरफ दे देगा भय मुक्ति, ऐसे करके जंबल में दे देगा, कहेगा सुमेलित करें, ठीक है, कहेगा सुमेलित करें यानी कि मैच करें। तो ये आप समझ गए यहां से। अब देखिए यहां तक हमने देख लिया। अब है जटा। ये जटा देखिए, यहां से ये जटा देख रहे हैं ना, ये जटा। अब जटा यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक देखिए। तो ये फ्लो ऑफ गंगा, गंगा के प्रवाह को ये सिंबलाइज करता है। ध्यान रखिएगा, गंगा के प्रवाह को ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। सारे सवाल बन सकते हैं। जटाएं जो हैं गंगा के प्रवाह को सिंबलाइज कर। यहाँ एक स्नेक भी लपेटे हुए हाथ में, चूंकि शंकर जी हैं, चूंकि मैं बना नहीं पाया हूं, कैसे स्नेक बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको पिक्चर में नेट पे मिल जाएगा, मैं लगाऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है। फ्लो ऑफ गंगा, ये समझ गए। अब जो है ये देखिए गोल, क्या है भाई, ये गोल, ये जो घेरे में है, इसको प्रभा मंडल कहा गया है। और प्रभा मंडल देखिए एक चक्र है, हाँ चक्र है। और चक्र क्या होता है, इसका अंत नहीं है। चक्र का अंत कहीं है, कहीं नहीं है अंत, गोल है बिल्कुल, अंत है ही नहीं। तो आप देखेंगे इसको कहता है समय का विशाल अंतहीन चक्र, यानी कि समय कभी खत्म नहीं होता, समय का चक्र चलते रहता है, समय का चक्र चलते रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो यहां तक हमने देख लिया। एक और महत्वपूर्ण बात बच जाता है, यहां पे मैंने लिखा है, क्योंकि यहां क्लियर नहीं होगा, आपको पिक्चर में भी क्लियर, ओरिजिनल पिक्चर जब देखेंगे उसमें भी क्लियर। देखिए ये शिव जी, ये दोनों कानों में कुछ इन्होंने पहना हुआ है, बाली पहनी हुई है, रिंग, ईयर रिंग्स पहने हुए हैं। ईयर रिंग्स में एक मेल की बाली, एक पुरुष की बाली है, और दूसरा फीमेल की बाली है, समझ लीजिए। यानी ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। ये जो शिव हैं ये अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर और आधा नारी। अब अर्धनारीश्वर का क्या महत्व है, देखिए अर्धनारीश्वर में छुपा हुआ है ये जो शिव का स्वरूप है, इसमें सृष्टि निर्माण की बात छुपी हुई है। और ये इस महत्व बताया गया है कि मेल जो है, पुरुष जो है, हाँ, और महिला दोनों में समानता है, दोनों बराबर हैं। अगर एक भी नहीं रहेगा तो सृष्टि चल नहीं सकता, सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। यानी पुरुष और नारी
नर और नारी दोनों समान हैं, ये संदेश देता है अर्धनारीश्वर। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। इसके पीछे एक कहानी है, सृष्टि निर्माण की बात मैं कर रहा हूं कि जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो उस समय सिर्फ पुरुष था। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि भाई ये तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, सृष्टि पुरुष है सिर्फ, तो आगे कैसे बढ़ेगा ये सृष्टि का आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने शंकर जी से रिक्वेस्ट की, तप किया, और शंकर जी ने उनकी समस्या के समाधान के लिए अर्धनारीश्वर के स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। यानी कि उस समय वो आधे पुरुष, उनका शरीर आधा पुरुष का था, आधा नारी का था। तो इससे ये बताया गया, इससे ये संदेश गया कि देखो एक पुरुष भी होना चाहिए, पुरुष तो है ही, तो उसके साथ साथ नारी भी होनी चाहिए, ताकि प्रजननशीलता का सृजन हो सके। प्रजननशीलता रहेगी तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी, तभी जो मनुष्य है या इंसान है, हाँ, तभी तो उसका वंश आगे चलेगा। तो प्रजननशीलता मतलब प्राणी के प्रजननशीलता की बात कही गई, और इससे संदेश दिया गया कि प्राणी में, इंसान में प्रजननशीलता होनी चाहिए और तभी सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर के स्वरूप से यह संदेश दिया। एक बात हो गई। और दूसरी बात कि दोनों बराबर बराबर पार्ट, आधा मेल यानी आधा पुरुष और आधा जो है वो नारी का था, शिव का जो स्वरूप था। तो बताया गया कि दोनों पुरुष और नारी, हाँ, नर और नारी दोनों का जो महत्व है सृष्टि के निर्माण में समान है, दोनों समान है। एक भी नहीं हो तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां समानता की भी बात कही गई है। मैंने लिखा है मेल इक्वल टू फीमेल, यानी मैन इक्वल टू वुमेन आप कर सकते हैं, पुरुष इक्वल टू महिला। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो सारा सवाल अर्धनारीश्वर से सवाल बन सकता है। मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा जो हमने मूर्ति कला की बात कही है, और इससे हमने सारा चीज बता दिया। हाँ, ये जो है बौना है, यहां से सवाल बन सकता है। ड्वार्फ है जो अज्ञानता और अहंकार या इग्नोरेंस एविल का प्रतीक है। हाँ, ये आपको अपर लेफ्ट हैंड में शाश्वत अग्नि है, डिस्ट्रक्शन इसका मतलब है, प्रतीक है डिस्ट्रक्शन का। जटाएं जो है, जटाओं से फ्लो ऑफ गंगा, गंगा के प्रवाह की का प्रतीक है ये, ठीक है। नटराज जो है आनंद तांडव करता है। नटराज की मूर्ति किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शिव के आनंद तांडव यानी डांस ऑफ ब्लिस को, ठीक है। ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पैर की तरफ, घुटनों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लोअर लेफ्ट हैंड, हाँ, यानी कि निचला बायां हाथ, तो ये मोक्ष मार्ग या पाथ ऑफ सैल्वेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हाथ है लोअर राइट हैंड, निचला दाहिना हाथ, तो ये अभय मुद्रा में है, मैंने अभी बताया, भय मुक्ति आशीर्वाद, ठीक है। और अपर राइट हैंड, ऊपरी दायां हाथ जिसमें डमरू है, और डमरू को माना गया है सृजन का प्रतीक। तो ये सब चीजें, और ये पूरा प्रभा मंडल है, हाँ, जो चक्र है, इसको समय का विशाल अंतहीन चक्र कहा गया है, यानी समय का चक्र चलते रहता है, समय अंतहीन है, ये इसमें बताया गया है। और ये मैंने बता ही दिया कि अर्धनारीश्वर क्या है, आधा मेल आधा फीमेल, कहानी बता दी। अर्धनारीश्वर में सृष्टि के निर्माण की बात है, और इसमें यह भी कहा गया है कि पुरुष और नारी दोनों का समान रूप से महत्व है। अगर एक भी नहीं होगा तो सृष्टि का जो है विकास जो है वो संभव नहीं है। तो एक तरह से हमने अब पूरा चोल, इंपीरियल चोलों को पूरी तरह से हमने खत्म कर लिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ। आज हमने स्कल्पचर को खत्म किया। एक चीज और मैं बता दूं, पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वीडियो में आर्किटेक्चर पढ़ा, इसमें स्कल्पचर पढ़ा। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है, यानी आर्किटेक्चर और मूर्ति कला में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन है जिसमें तमाम तरह के मटेरियल लगेंगे, ईंट, पत्थर, शीशा, ठीक है, तमाम तरह के मटेरियल लगेंगे, और जितने भी तरह के मटेरियल हो सकते हैं, लकड़ी, जो भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जो है मूर्ति कला किसी एक मेटल या एक मटेरियल से भी इसका निर्माण हो सकता है, मूर्ति कला का। तो ये एक बड़ी बात हमने सीख ली यहां पर। तो अब आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो अब हमारा ये
साउथ इंडिया वाला पार्ट, नॉर्थ खत्म हो गया, साउथ हो गया। यहां हम अगले वीडियो से जब शुरुआत करेंगे अल्टीमेट नेवल फेज में, तो हम अरबों के इन्वेजन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी शुरुआत होगी। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.